हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका हरिविहान पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। चैप्टर 1 में हमने आवेश पढ़ा, आवेश के बाद कूलम का नियम पढ़ा है। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, ठीक है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं यार। क्लास में मान लेते हैं कि अपनी रेस हो जाती है, ठीक है, क्या क्लास में हो जाती है रेस। अब रेस का मतलब क्या हुआ सर? रेस का मतलब लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा जनरली क्या होता है? कन्याओं और बालकों के बीच में। अब कहानी कैसे बनाते हैं अपन, पहले ये समझना। कहानी ऐसे बनाते हैं कि भाई किसी ने कह दिया तेरे पास ताकत नहीं है, उसने कहा नहीं सर ताकत है। अब ऐसे बात में बातचीत बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा चालू होने के बाद में बाप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अब हुआ ये कि एक बॉक्स रखा बीच में और रस्सी खींचने का प्रतियोगिता रख दी गई। क्या रखी गई? रस्सी खींचने की प्रतियोगिता रख दी गई। यहां पर कुछ कन्याएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर कुछ कन्याएं दिखाई दे रही हैं, दूसरी ओर कुछ बालक। चलो अपन दो अलग अलग स्टिकर बना लेते, ठीक है। चलो चलो दोनों तरफ सेम स्टिकर बनाना ही बेहतर समझूंगा मैं, कि दो लोग इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों खींच रहे हैं भाई। इस तरफ 12 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, बोल देते हैं ये कन्या है, बोले तो गर्ल्स। और यहां पर 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, बोले सर ये कन्या की जगह पे बालक है। क्या होगा भाई? यहां पर कुल बल कितना लग रहा होगा? अब आप कहोगे सर कुल बल कितना लग रहा होगा। या एक काम करता हूं, फिलहाल इसको समझने के लिए मैं इसको भी 12 न्यूटन करता हूं, ठीक है, फिर वैल्यू चेंज की जाएगी। यहां पर कुल बल कितना लग रहा होगा? अब ज्यादातर लोगों का कहना होता है सर 12 दूनी 24 न्यूटन। अब बताओ यदि 24 न्यूटन का बल लग रहा तो ये बॉक्स ना तो यहां जाएगा ना तो वहां जाएगा। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। 24 न्यूटन का बल लग रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा है। ध्यान देना, बल हमारी एक कैसी राशि है सर? बल एक सदिश राशि है, मतलब दिशा होती है। और दिशा होने का मतलब क्या हुआ सर? दिशा होने का मतलब यह है कि यदि मुझे इसको जोड़ना है या घटाना है तो दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। विपरीत दिशा में इसलिए घटाया जाएगा। 12 - 12 0 न्यूटन का बल। इस प्रकार से ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों के पास बराबर ताकत है। पर हो जाता, सपोज कर लेते इस बॉक्स को छोड़ते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हो जाए, दो दोस्त हो जाए, एक का नाम रख लेते हैं चुन्नी लाल और एक का नाम लिख लेते हैं मुन्नी लाल। यदि मुन्नी लाल जी 12 न्यूटन का बल लगाते, चुन्नी लाल जी 10 न्यूटन का बल लगाते, तो क्या होता? बहुत सिंपल सी बात है, बॉक्स इस तरफ शिफ्ट हो जाता। नहीं, बॉक्स इस तरफ शिफ्ट हो जाता और इस बॉक्स पे लगातार लगने वाला बल कितना होता? 2 न्यूटन का बल होता। कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। तो कहानी ऐसी है कि जब हम बलों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो सदिश का यूज करना पड़ेगा। और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, अध्यारोपण का सिद्धांत। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा निरंतर आवेश वितरण, कि अभी तक तो हमने एक कूलाम की वजह से समझा था। अब क्या हो यदि एक पूरी की पूरी सतह में अपना धन आवेश वितरित हो, या फिर क्या हो जाए कि अपने पास सतह नहीं, एक तो लाइन हो गई, सतह ये हो गई, सतह पर क्या हो अपने पास धन आवेश वितरित हो। या सतह से भी थोड़ा सा और आगे जाओ, मैं कहता हूं हमारे पास पूरी की पूरी एक गेंद है, ठीक है, एक बॉल है, उस पूरी बॉल पे अपना क्या है? आवेश वितरित है। इसे अपन कहते हैं निरंतर आवेश वितरण। और इसकी वजह से किसी एक आवेश पे लगने वाले बल की भी अपन क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो समझ में आ गया? आज के इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन दे दिया बेटा मैंने, कि सबसे पहले तो बलों की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद अपन निरंतर आवेश वितरण की ओर प्रस्थान करेंगे और फिर करेंगे इस लेक्चर को समाप्त। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब कई लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या चीज बोल के चले गए। ध्यान देना, मान लेता हूं हमारे पास एक बल है जिसका नाम देता हूं बेटा क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या बेटा? क्यू नॉट को बोलते हैं बेटा, एक बढ़िया सा नाम है, आपको समझा देता हूं। जनरली ये बोला जाता है एकांक परीक्षण धनावेश। क्या बोलते हैं? एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश का मतलब क्या हुआ? कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है एक कूलाम का आवेश और धनात्मक है इसकी क्रिया, या कह लीजिए अपने पास प्रकृति। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश क्यू नॉट है। अब यहाँ पे अपने पास Q1 आवेश रखा है, यहाँ पर अपने पास Q1 आवेश, Q2 है, यहाँ पर Q3 आवेश है, यहाँ पर Q4 और ऐसे आगे चलते जाते हैं। अब अपन कहते हैं सर इस पे बल लग रहा है। मान लेते हैं एक एक करके बल लगाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है जिस प्रकार से बल लग रहा है, और चूंकि प्रतिकर्षित कर रहा होगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं भाई,
ये हो सकता है यहाँ पर एक आवेश ये प्रतिकर्षित कर रहा हो तो इस तरफ बल लगा रहा हो। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। और आगे चर्चाओं को बढ़ाते हैं, ये हमारे पास तीसरा जो ऐसे बल लगाएगा तो इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये F3 हो गया। और ऐसे चौथा ले लेते हैं अपन जो इस ओर बल लगाएगा, तो ये हो गया हमारे पास F4। अब चारों अलग अलग बल लगा रहे हैं, तो इन बलों को बेटा ऐसा नहीं कि 10, 12 और 20 है, इसे 10-10 न्यूटन के 40 बोल दिए, नहीं। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ये कह रहा है कि कुल बल निकालना तो निकालो ना, F बराबर क्या करोगे सर, F1 करोगे, फिर F2 करना होगा, फिर F3 करना होगा, फिर F4 करना होगा। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ये चीज अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर रही है, तो आओ बेटा एक बढ़िया से सुंदर से न्यूमेरिकल के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, और उसके पहले एक पुराने लेक्चर कूलाम के नियम को समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम आपने सच में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और प्रश्न सच में बहुत ज्यादा आसान है बेटा, ध्यान से देखना। 1 माइक्रोकूलाम तथा -4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात बताना है कि 1 कूलाम 4 कूलाम पे यदि मान लेते हैं F1 बल लगा रहा होगा, और 4 कूलाम 1 कूलाम पे मान लेते हैं F2 बल लगा रहा होगा, तो F1 बटे में F2 क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप जानते क्या होना है। क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन ए, या बोलेंगे आप ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो चलो भाई मैं होता हूं शांत, माइक होता है ऑन, और आप बोल रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। लगा लिया भाई, दिमाग लगा लिया बच्चों ने कहा सर ये तो कूलाम के नियम का था ही नहीं सर, ये तो हमारे पास था न्यूटन के तीसरे नियम का। किसका, न्यूटन के तीसरे नियम का, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि ये इस पे 10 न्यूटन लगाएगा तो ये भी इस पे 10 लगाएगा, ये इस पे 20 लगाएगा तो ये भी इस पे 20 लगाएगा। तो 10/10 चाहे 20/20 की बात कर लूं, काटेंगे तो कितना आएगा सर, 1 आ जाएगा। तो अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1:1। वेरी गुड, एकदम सही दिमाग लगाया। चलिए वे बढ़ते हैं आगे और अध्यारोपण का सिद्धांत थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। तो आप देख लेते हैं एक बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश Q1, Q2 और Q3, जिनमें से प्रत्येक का मान Q है, रखे। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L, यदि उनके केंद्रक पर समान चिन्ह वाला आवेश Q स्थित हो तो उस पर परिणामी बल की गणना कीजिए। क्या सिंपल सा सवाल है। अब तुम कहोगे सर इतना सिंपल तो लग नहीं रहा है। नहीं लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा ना, क्यों चिंता करते हो। आपके मास्टर किस दिन काम आएंगे भाई, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा कैसा ट्राइंगल है भाई, ये हमारा एक सर एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है सर, ये सर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज को थोड़ा सा सर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छी दिखाई दे जाए। ठीक है, चलिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में थोड़ा सा कलर वलर कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है, हमारे पास कहानी ऐसी है कि हमारे पास 3 आवेश है Q1, Q2 और Q3, लेकिन तीनों का जो, यदि हम बात करें कि सर तीनों का आवेश कितना है, तीनों का आवेश सेम टू सेम है Q। यदि एक 10 कूलम है तो बाकी तीनों भी, दोनों भी 10 कूलम है। एक 20 कूलम है तो बाकी दोनों भी किसे हैं बेटा, 20 कूलम के हैं। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, चलो वैसे वो नीचे नहीं हुआ, कोई दूसरी चीज आ गई तो इसको हटा देता हूं मैं। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना Q, ये हमारा चार्ज कितना बेटा, ये हमारा चार्ज है Q। तो यहां पर भी सर कितना चार्ज है, सर यहां पर भी चार्ज है Q। तो सर यहां पर भी कितना चार्ज है, सर यहां पर भी चार्ज है हमारे पास Q। अब यदि अपन इसके सेंटर की बात करते बोले तो केंद्रक, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम इसके बढ़िया से सुंदर से सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर को बोलते हैं सर केंद्रक। केंद्रक को अपन यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लेते हैं ये अपना क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, अब यदि ये सेंटर है, ठीक है, यदि ये सेंटर है तो इस पे जो है क्या लग रहे होगे बेटा, बल लग रहे हो। पहले तो अपन को दूरी का हिसाब लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए तो अपन क्या करते हैं, दूरी का हिसाब लगाते हैं और बना लेते हैं बढ़िया तरीके से केंद्रक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपन करते हैं इसको खत्म। ठीक है, और ऐसे दूसरा लेते हैं, दूसरा अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहां पर खत्म करते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तीसरा भी ले लिया जाए और तीसरी भी अपन दूरी यहाँ से ले लेते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ से लेकर जाएगा किनारे तक। ठीक है, तो ये अपन ने बढ़िया सा सुंदर सा केंद्रक भी बना लिया है। अभी अब कहानी पर ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्या है बेटा, एकदम सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस सेंटर पॉइंट पे बोल दिया गया कि सर इस सेंटर पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज रख दिया अपन ने, Q रख दिया। ठीक है, चलिए Q को कलर चेंज करूंगा मैं, पहले तो मुझे सुंदर लगना चाहिए बेटा चित्र, तब तो चीजें अपने को समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो अपन ने यहाँ पर एक Q चार्ज रख दिया है बढ़िया सा। ठीक है, थोड़ा दूर बना लेता हूँ ताकि चीजें समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर एक बढ़िया सा सुंदर सा Q चार्ज रखा है और उस Q चार्ज को ऐसे साइड में लिख रहा हूं मैं समझने के लिए।
ठीक है, चलिए अब अपन ने सारा चित्र बना लिया है, चित्र बन गया, फोटो बन गई। अब अपन बढ़ते हैं आगे और जल्दी से करते हैं इसको समाप्त। ध्यान से देखिएगा क्या कहानी है भाई। देखो जब ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि मैं कहता हूं ये ओ ए है, ये बी है और ये बिंदु सी है, तो ये जो इस तरफ बल लगेगा और ये बिंदु ओ मान लेते अपन, ये जो नीचे की तरफ एक बल लगेगा, तो ये नीचे की तरफ लगने वाले बल को अपन बोलेंगे एफ। और चूंकि ए की वजह से लग रहा है तो अपन लिखेंगे एफ ए। और यदि सदिश राशि बोल रहे हैं तो किस दिशा में होगे बेटा, ये ए से ओ की दिशा में होगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये प्लस का क्यू, उस प्लस क्यू को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये इस तरफ जाएगा इस बल का, ये अपन बोलेंगे बेटा एफ बी। ठीक है, सदिश राशि और किस दिशा में होगा सर, ये सर ये हो जाएगा बी से ओ की दिशा में। ठीक है, ऐसे ये इस तरफ जाएगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एफ सी हो जाएगा। इसकी दिशा क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सी से ओ की दिशा में। ठीक है, 3 बल लग रहे हैं। अब इन बलों पे कहानी पर आगे बढ़ते हैं कि सर ये बल लग कितने रहे होंगे। देखो यदि मैं दूरी की बात करूं, बहुत सिंपल सा बेटा है, ये दूरी आपको याद रखना, समबाहु त्रिभुज इसलिए L√3 आएगी, L बटे में कितना आएगा √3, और ये दूरी भी क्या आ जाएगी, L बटे में आ जाएगी √3। अब यदि ये दूरियां आ गई है सेम टू सेम है, तो बल भी सेम टू सेम होंगे। तो कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, हम कहेंगे सर एफ ए और एफ बी और एफ सी तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या डायरेक्ट मैं इसको एफ भी लिख सकता हूँ ना, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितना बेटा, Q इंटू में बड़ा वाला Q बटे में कितना हो जाएगा बेटा अपने पास L/√3 उस पूरे की घात। तो यदि मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। करनी 3 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3Q और बटे में क्या आ जाएगा L²। ये अपना जो बल है वो लग रहा है। ठीक है, ये अपना क्या है, प्यारा सा सुंदर सा बल हो गया। अब अपन चर्चा करते हैं भाई इनका सदिश योग कैसे करने। ठीक है, चलो अब अपन इसके सदिश योग की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं बात करता हूं कि सर ये और ये जो बल है एफ सी और एफ बी, इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा आपको मालूम होना चाहिए बेटा। ये पूरा एक गोला 360 होता है, ये 120 होगा। ठीक है, ये भी 120 होगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है। यदि मैं एफ डैश की बात करूं कि इनका परिणामी क्या निकलेगा, तो सूत्र आपने पढ़ा होगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA एफ बी और आ जाएगा cos 120 डिग्री। ध्यान देना एफ ए और एफ बी तो बराबर ही थे, तो अपन लिखेंगे इसको डायरेक्ट एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए, एफ डैश अपने पास आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश बराबर √F स्क्वायर, या फिर कह लीजिए एफ डैश भी किसके बराबर आ जाएगा, एफ। मतलब यहाँ पे जो परिणामी बल लगेगा इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बेटा, बीच में जाएगा। और ये कितना लग रहा होगा बेटा, एफ लग रहा होगा। अच्छा ये एफ और ये एफ देखो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि एफ ए और यदि मैं बात करूं कि एफ ए कितना था तो वो भी सर एफ के बराबर था। यदि रिजल्टेंट निकालूं नया वाला तो एफ डैश माइनस में एफ ए की बात करूंगा जो कि अगेन एफ माइनस एफ आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0। तो कुल बल कितना लग रहा है, 0। पर यहाँ पे अपन ने क्या किया बेटा, इसका सदिश योग किया। अब कोई समझदार बच्चा हो सकता था कोई समझदार बच्चा जो डायरेक्ट 3 से गुणा कर देता, बात खत्म। लेकिन अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना था तो पढ़ डाला है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपसे पूछना होगा, क्योंकि मैंने एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है, नाभिक है N14 का, पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, आवेश की गणना कितनी है, कहां पर, नाभिक में, इसके नाभिक। ठीक है, बहुत सिंपल है, Q बराबर एन का सूत्र लगाएंगे, अपना आंसर आएगा, बोलेंगे ऑप्शन ए बी सी डी और तुरंत आंसर देके खत्म करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया। क्या करना था, Q बराबर एन का सूत्र लगाना था सर। तो Q बराबर एन हमें तो मालूम है 7 है, क्योंकि ये 7 लिखा है। 7 मतलब क्या है, 7 प्रोटॉन है इसके पास। ठीक है, और E का मतलब 1.6 × 10 की घात -19। वैसे तो 16 का टेबल बनता है, नहीं बनता था सर, तो 7 42 7 से 4 कर लिए, 7 एकम 7 4 11 कर लिए, और ये हो गया सर 11.2 × 10 की घात -19 सर। लेकिन 11.2 मिला नहीं था हमें, तो क्या किया है सर, इसका एक और ले लिया, ये हो गया 1.12 × 10 की घात -18, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही। वेरी गुड, एकदम सही दिमाग लगाया। यदि तुमने ऐसे ही दिमाग लगा के आंसर दिए बेटा तो बोर्ड एग्जाम में ना बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। चलो बढ़ जाए आगे, बिल्कुल सर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन पे अपन देखेंगे क्या, निरंतर आवेश वितरण। अध्यारोपण यहीं तक था, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निरंतर आवेश वितरण।
तो क्या होता होगा निरंतर आवेश वितरण? आओ समझा देता हूं कि क्या होता है भाई। जब किसी वस्तु या निकाय पर, अभी ध्यान देना, मैंने अभी कहानी बताई थी बेटा, देखो एक चार्ज होता था सिंपल सा, अब इसकी वजह से फोर्स वगैरह निकालना हो तो आराम से कैलकुलेशन बन सकती थी, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारे पास एक तार हो, तार में पूरा आवेश वितरित हो, तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे? या मैं कहूं कि हमारे पास एक पृष्ठ हो, हमारे पास क्या हो बेटा, एक पृष्ठ हो, इस पृष्ठ पर पूरा आवेश वितरित हो, तब क्या कहोगे? या फिर तीसरा एग्जांपल तो मैं वैसे समझा ही चुका हूं शुरुआत में, हमारे पास एक प्यारी सी बॉल हो, पूरी की पूरी एक गेंद हो, तब आवेश वितरित हो, तो तब क्या कहोगे? तो ये तीन अलग अलग केस है, इसे हम क्या कहते हैं? निरंतर आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं सर निरंतर आवेश वितरण, ठीक है। जब किसी वस्तु या निकाय पर आवेश छोटे छोटे बिंदुओं पर संकेंद्रित ना होकर, ऐसे किसी एक जगह पे संकेंद्रित नहीं है, ना होकर एक निश्चित क्षेत्र में फैला होता, तो उसे निरंतर आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं निरंतर आवेश वितरण को थोड़ा और डिटेल में, एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रैखिक आवेश वितरण के बारे में। किसके बारे में? रैखिक आवेश वितरण के बारे में, कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। देखो, जब एक वायर हो, वायर में पूरा अपना प्लस का चार्ज, ये इंटू जैसे दिख रहा है तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे अपन फोन को, ये प्लस है, ठीक है। तो यदि अपने पास धनात्मक आवेश पूरी तार में वितरित है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कह देते हैं रैखिक आवेश वितरण। क्या कहते हैं सर हम इसे हम कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। रैखिक आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक सीधा या वक्रीय हो सकता है, पर समान रूप से निरंतर होता है, तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तार में आवेश वितरित है, रैखिक आवेश वितरण। उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये क्या है सर? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक आवेश घनत्व सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके पीछे कारण भी मैं आपको बता दूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तारा बनाना तो जरूरी है भाई, तारा सितारा बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को पढ़ना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहां पर बना लेते हैं तारा, ये वाला, ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है सर? रैखिक आवेश घनत्व, ये जो डेंसिटी होती है, घनत्व का क्या सूत्र होता है बेटा? सर घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। बस यही घनत्व, तो बस यहीं पर ये है कि चार्ज जितना भी दिया हो, समझना, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, चार्ज जितना दिया उसको लंबाई से भाग कर दो, ये कहलाएगा बेटा अपने पास रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश घनत्व। चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई पूछ ले सर इसका ऐसा ही मात्रक क्या, तो अब तो तुम बना ही सकते हो। क्या होता है बेटा इसका ऐसा ही मात्रक? ऊपर है अपने पास चार्ज, बोले तो कूलम, और बटे में क्या है? मीटर, कूलम प्रति मीटर, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। कोई पूछ ले सर विमीय सूत्र क्या, तो बेटा विमीय सूत्र पे भी चर्चा कर लेंगे। क्या होता है बेटा इसका विमीय सूत्र? इसका विमीय सूत्र होता है हमारे पास कितना, चार्ज का क्या है बेटा? अभिषेक तिवारी सर का नाम याद रखेंगे, हमारे पास 80 होता है, और लेंथ के लिए क्या हो जाता है बेटा? एल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है लेंथ के लिए? सर लेंथ के लिए बहुत सिंपल है, एल लिख देते हैं, तो अपन ने लिखा एल। अब यदि अपन ने एल लिख दिया तो ये हो जाएगा सर m0 l-1 a और t, बहुत सिंपल। ऐसे भी सूत्र वगैरह बनाए जा सकते हैं और बनाना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि कहते हैं सर इतना सारा आवेश वितरित है और इसकी वजह से एक पास में कोई आवेश क्यू नॉट रखा हो, क्या रखा हो? यदि मैं इससे कहता हूं कि इससे r दूरी पर, चलो इसको नहीं लेते अपन, एक सीधा वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक सीधा ले लिया जाए, इससे r दूरी पर कोई r नॉट आवेश हो, तब क्या करोगे? सॉरी क्यू नॉट आवेश हो, तब क्या करोगे? बहुत सिंपल सा काम करना है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा काम करना है, समझा देता हूं क्या काम करना है, ठीक है। देखो बल का जो सूत्र होता है, बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है बेटा Q1 Q2 बटे में r की घात 2। अब मान लेते हैं अपन इसको पूरा का पूरा आवेश नहीं लेते ना, पूरा का पूरा टुकड़ा क्यों ले? मैं कहता हूं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ये ठीक है। ये छोटा सा टुकड़ा काट लिए, इस छोटे से टुकड़े को क्या करेंगे कि कहेंगे dl, लंबाई का टुकड़ा है, और इस पर आवेश कितना कहेंगे भाई? आवेश कहेंगे सर dq आवेश है, तो लेमडा कितना आ जाएगा भाई? इसका लेमडा आ जाएगा सर dq बटे में dl, या कह लीजिए dq क्या आ जाएगा भाई? लेमडा मल्टीप्लाइड बाय dl, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर हम लिखते हैं, इस पे क्या लिखेंगे भाई? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर तो Q1 Q ही रहने दीजिए, ठीक है, और एक्चुअली में Q नॉट रहने देते हैं, और DQ की जगह पर जो दूसरा चार्ज है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो अपन वहां पे लिखते हैं DQ, और बटे में क्या लिखते हैं बेटा? बटे में लिखते हैं बेटा R का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
साथ ही में क्या आ जाएगा क्यू नॉट। ये जो डी क्यू है, डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा इंटू में डीएल, तो लिखते हैं लेमडा इंटू में डीएल और अपॉन में लिखते हैं अपन आर स्क्वायर। यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, पहले तो अपने पास ये जो बल है बेटा, ये छोटा सा बल है, थोड़ा सा बल है, ठीक है, क्योंकि कुछ आवेश लिया था। कुल बल निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए सर, समाकलन करना चाहिए। समाकलन तो जानते होगे ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना ही समाकलन कहलाता है। आइए समझते, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू नॉट लेमडा इंटू में क्या हो जाएगा डीएल और बटे में क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो नियत चीजें हैं उनको बाहर ले लेते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 बटे एक्चुअली में क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा समाकलन किसका, लेमडा बटे में आर स्क्वायर का डीएल के साथ में। सदिश रूप में लिखना चाहूं तो यहाँ पर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर लिख दूंगा आर कैप, तो ये हमारा सदिश रूप में ये आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने आपको सिंपली समझाया। तो सिंपली समझने के बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, क्या करना चाहिए मुझे सिंपल सी तरीके में। मुझे चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा एफ वेक्टर बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये चूंकि एक लाइन है तो अपन लीनियर इंटीग्रल बोलेंगे, रेखीय समाकलन कर रहे हैं। लेमडा बटे में आर स्क्वायर के साथ आर कैप लिख दो और डीएल लिख दो, एक ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। चलो, सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी बातें थी जो चीज मैंने आपको समझाई है। जैसे मैं आपको रैखिक आवेश वितरण बता रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण होगा और ठीक इस प्रकार से आयतन आवेश वितरण होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं और इस लेक्चर में अपने को बेसिकली अध्यारोपण का सिद्धांत समझना आवश्यक था और साथ ही साथ कुछ ये चीजें जो जीवन में काम आएंगी आगे वाले क्वेश्चंस में। चलो, अब वही समय दोबारा से लौट कर आया है जब मैं आपको यह बता दूं कि अरिवान किस प्रकार से आपकी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर बनाता है और किस प्रकार से अरिवान दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग है। आपको याद होगा पहले भी इस बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं कि हरिविहान एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर बात करते करते भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरेक्टिव है, जैसे ऑफलाइन लेक्चर होते हैं। इंटरेक्टिव कैसे भाई, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक वही काम होगा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, बताओ विद्युत धारा की सरल परिभाषा क्या। वैसे मैं आपसे पूछ रहा था ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी डी पूछो, फिर आपको क्या देना है आंसर, बोलकर। जो आपके बाद इसके बाद जस्ट पूछने वाला हूं आपको आंसर देना है बोलकर, और जैसे आप बोलकर आंसर दोगे क्या होगा, सिंपल सा तरीका ये है कि आप जब अपना उत्तर बोलेंगे, सही उत्तर हुआ तो वेरी गुड बोल के आगे निकल जाएंगे, गलत उत्तर हुआ तो बोलूंगा सॉरी यार आपका आंसर गलत हो गया। फिर क्या करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में लेकर और फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। यही तो है हमारा इंटरेक्टिविटी का खास फीचर जो आपकी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। चलो, अब जब इतने इंटरेक्टिविटी के बारे में चर्चा कर ही रहा हूं तो एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूं, ठीक है। चलो, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। क्वांटमीकरण पहला लेक्चर, उससे पूछ रहा हूं मैं सवाल। अब यदि Q बराबर एन का सूत्र न लगा पाए तो क्या होगा भाई, जल्दी से क्या बोलना है, ऑप्शन ए या बोलना ऑप्शन बी या बोलना ऑप्शन सी या बोलना ऑप्शन नंबर डी। जो बोलना बोलो, जल्दी बोलो, बस चेक करते हैं कि आपका आंसर कितना सही है, ठीक है। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा हूं ऑन और आप बोल रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही आंसर दिया है आपने। क्या दिमाग लगाया भाई, Q बराबर एन का फॉर्मूला सर, और N बराबर सर Q अपॉन में E हो जाएगा। ये हो जाएगा सर हमारे पास कितना, सर ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -19। ये हो जाएगा सर हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा सर 9, जो है ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या है बेटा, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये चीजें यदि समझ में आ गई तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो चलिए बढ़ते हैं अपन पृष्ठीय आवेश वितरण की ओर। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है सर। इस बार क्या होगा, एक पूरे के पूरे पृष्ठ पर धन आवेश वितरित होगा, यही हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण है। पृष्ठ आवेश वितरण, जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण, है ना। एक सरफेस है, उस पर पूरा चार्ज विस्तृत है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, मैंने आपको पिछली बार भी एक स्टार बताया था। क्या बताया था, पिछली बार भी एक स्टार बना के बताया था कि ये जो पॉइंट है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये अपने जीवन में आगे काम आएगा, ठीक है। ये तो एक कहानी की तरह, पर यहां पर अपने पास आगे की चीजें। पृष्ठ आवेश घनत्व, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पहले अपन ने किससे भाग किया था बेटा, लंबाई से, ठीक है। अब अपन किससे भाग करेंगे, क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा, सिग्मा से निरूपित करते हैं आवेश बटे में सरफेस एरिया को अपन लिख सकते हैं ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर आवेश बटे में सरफेस एरिया को लिख दिया अपन ने ए। यदि कोई पूछता है सर इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई,
ऐसे ही मात्रक पूछ रहे हैं ना। देखिए ऊपर कूलम में, नीचे क्षेत्रफल ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि कोई पूछ लेता है, यदि कोई पूछ लेता हमारे पास विमीय सूत्र क्या बनेगा सर, विमीय सूत्र क्या होगा, सिंपल है सर, m0 l-2 हो जाएगा, t आएगा और a आएगा। ठीक है, विमीय सूत्र पता चल गया, ऐसा ही मात्रक पता चल गया और पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में पता चल गया। अब यदि बल की बात करें तो जैसा पहले किया था, क्या किया था अपन ने, बढ़िया इससे r0 दूरी पे कोई व्यक्ति ले लिया था अपन ने, बस यहीं पर यही काम करना है। F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है सर, Q1 Q2 बटे में क्या होता है, R की घात 2। अब ध्यान देना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, छोटा सा बल निकालना चाहते हो तो DF हो सकता है, अपन ने पूरा का पूरा भाग ना लेके छोटा सा टुकड़ा तोड़ ले यहाँ का। ठीक है, इस छोटे से टुकड़े को क्या नाम दे दो बेटा, मैं इस छोटे से टुकड़े को नाम दे दो बेटा DQ। ठीक है, अब इस DQ की वजह से निकालना चाहता हूं तो चलो भाई, यहां पर जो आवेश ले रहा हूं, ध्यान देना, जो भी मैं आवेश ले रहा हूं यहां पर, वो हो जाएगा हमारे पास, एक आवेश है Q0 जिसपे बल पता कर रहे हैं, और दूसरा बेटा हमारे पास DQ जो थोड़ा सा आवेश लिया, बटे में क्या आएगा सर, R² आएगा। ठीक है, अब यदि मैं DQ की बात करूं तो सर हमें एक सूत्र मालूम है कि सिग्मा बराबर होता है सर Q बटे में क्या, Q बटे में क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल। अब यदि सर मैं सिग्मा बराबर ऐसा कह दूं कि Q मतलब जो चार्ज है उसको अपन DQ थोड़ा सा चार्ज ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल भी उतना ही लेना चाहिए, DA। बेटा कई बार DA मतलब एरिया होता है, तो सरफेस एरिया, सरफेस बोलते हैं ना अपन, तो DS भी लिखा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा DQ बटे में DS। तो यदि कोई पूछता है सर DQ का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय DS, यहां पर रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा सर DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सर Q0, और ये DQ की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू में DS बटे में क्या आएगा, R²। ये थोड़ा सा बल आया इतने से Q आवेश की वजह से, DQ आवेश की वजह से। अब यदि मुझे कुल बल निकालना है, क्या करना होगा, समाकलन कर लेंगे सर, ये हो जाएगा सर F बराबर, समाकलन करते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, समाकलन जब अपन यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा सर हमारे पास, Q0 गुणित में सिग्मा गुणित में क्या आ जाएगा सर DS, और बटे में क्या आएगा बेटा, R²। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं इसको सदिश रूप में, पहले तो इसको कॉमन निकालने वाली चीज निकाल लूं। ठीक है, जैसे Q0 बाहर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कांस्टेंट है, समाकलन किसका होगा, सिग्मा बटे में R² का, वो भी किसके साथ में, DS। अब यदि मैं इसमें सदिश लगाना चाहता हूं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा F सदिश बराबर Q0 बटे में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, समाकलन सिग्मा R² गुणित में क्या हो जाएगा, R कैप, और ये हो जाएगा बेटा DS। हाँ, पृष्ठीय समाकलन है तो यहाँ पर DS लगा दिया। ठीक है, तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन चुका है। क्या इस फॉर्मूले में कोई तकलीफ है, जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, इस फॉर्मूले में बढ़ सकते हैं आगे की तरफ और दे सकते हैं हम एक सुंदर से प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले चीजें पढ़ाई है, उसी का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं तुम्हें, है ना, तुम कहोगे सर क्वेश्चन नहीं समझाओगे तो आंसर कैसे देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। एक तार पर 12 माइक्रोकूलम आवेश वितरित है और इसकी लंबाई 4 मीटर है। तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा पूछा गया है। अब बताओ भाई, इतना सिंपल सा सवाल ना बता पाए तो क्या बता पाए। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो लैम्डा बताना है, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा हूं, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया आपने कि एक तार पर 12 माइक्रोकूलम तो लिखा था सर, लेमडा ही तो पूछा था, क्यू बटे में ए करना था, सॉरी लंबाई करना था, 12 माइक्रोकूलम बटे में कितना है सर, 4 मीटर, 4 3 12, ये हो जाएगा सर 3 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही बोला आपने, ऑप्शन है, और सही में दिमाग सही लगाए हो, और सच में तुमने फॉर्मूले यदि पढ़े तो मतलब बनता है। मतलब मैं एक ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसको सच में बनता है, और सच में यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। बस मेरे साथ चलना है, थोड़ी बातें मानते चलनी है, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है, और इंस्टाग्राम पे जो अपन रील स्क्रॉल करते जाते हैं, ट्रेंड देखते जाते हैं, गिबली आर्ट बनाते जाते हैं, ये सारी चीजों को थोड़ा सा कम करना है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा कम कर दोगे, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दोगे, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने की जगह अपने पेज को पलटाओगे, तो अपने अच्छे नंबर आने पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अपना अगला सुंदर सा कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। आप क्या करना है, आयतन, और फिर धीरे धीरे इस लेक्चर को समाप्त। ये हमारे इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक होने जा रहा है, क्या, आयतन आवेश घनत्व। क्या होगा सर, बहुत सिंपल है सर, अब आप मत बताइए, आप इतने अच्छे बच्चे हो बेटा कि आप समझ गए हो कि क्या है। सिंपल सी बात है सर, एक आयतन में जब जितना सारा आवेश वितरित कर दोगे तो वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। अब यदि मैं आपसे कुछ पूछ लूं कि अच्छा चलो तुम कहते हो नहीं बताओ, तो तुम मुझे बताओ कि आयतन आवेश घनत्व को मैं तुम्हें बताता हूँ सिग्मा से निरूपित किया जाता है, तुम बताओ सूत्र क्या होगा। आप कहोगे अरे सर बहुत सिंपल है, जब पहली बार की बात किए थे तो आवेश को लंबाई से भाग किए थे, दूसरी बार में क्षेत्रफल से भाग किए थे सर, तीसरी बार में किससे, आयतन से भाग करेंगे सर, क्यू अपॉन वी वी। अब तो हम समझदार हो गए। कोई पूछ ले, चलो ठीक है तुम ये कहते हो अच्छी बात है, तुमसे पूछ ले, ये बताओ मुझे, तुम ये बताओ कि ऐसे ही मात्रक क्या होगा। तुम कहोगे सर ये भी पता है, कूलाम मीटर था, कूलाम मीटर स्क्वायर आ गया था, इस बार क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कोई पूछ ले सर विमीय सूत्र बताओ, तो ये हो जाएगा सर m0l-3t और a। बहुत सिंपल है सर, सारी चीजें मानते हैं, जानते हैं। चलो ठीक है, ये सारी चीजें मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें पता होंगी, पर चलो किसी को यदि नहीं पता होगी तो चलो एक बार पढ़ ही देते। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें बन जाएगी, आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, वही काम करते हैं जो अभी तक करते आ रहे थे। क्या काम कर रहे थे सर, निकाल रहे थे बल। इस बार भी क्या करें, एक टुकड़ा काट लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक टुकड़ा ये जो काट लेंगे हम, तो इस टुकड़े के बारे में कहानी ऐसी है सर कि इस पर आवेश मान लेंगे dq है। अरे सर वही काम करना है क्या, बिल्कुल बेटा वही काम करना है जो अभी 2 बार किया है, ठीक है। चलो ध्यान देना, सिंपल सी चीज है पर एक बार पढ़ लो ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक। क्या है सर, एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में क्या होता है सर, आर स्क्वायर। यदि मैं डीएफ की बात करूं सर, थोड़ा सा कितना बल लग रहा होगा, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर सर क्यू नॉट पे बल निकाल रहे हैं, क्योंकि आवेश सॉरी आयतन आवेश वितरण के कारण क्यू नॉट पे बल पता कर रहे हैं, तो ये जाएगा क्यू नॉट। और दूसरा सर, अब यहाँ पे फिर से चर्चा करते हैं, क्या हो जाएगा सर, डी क्यू आवेश है, आयतन हो जाएगा सर डीवी, तो ये हो जाएगा सिग्मा। तो सर डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा गुणित में डीवी, वी बोले तो वॉल्यूम के लिए वी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर सिग्मा, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूं, इसको रो पढ़ते हैं, रो इंटू में क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अभी ध्यान देना, यदि मैं डीएफ की बात ना करके मैं डायरेक्ट एफ की बात करता, ठीक है, तो मुझे समाकलन करना होता, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करता, साथ ही साथ में क्यू नॉट को भी बाहर करता, और अंदर रह जाता रो बटे में आर स्क्वायर, साथ में आ जाता डीवी। यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहता तो मैं लिखता बेटा सदिश रूप में एफ बराबर क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाता बेटा हमारे पास, समाकलन रो बटे में, ये क्यू बन गया क्या, बिल्कुल बन गया सर, इसे रो करते हैं, रो बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साथ में आर कैप, और ये आ जाएगा डीवी। बढ़िया सुंदर सा सूत्र आ चुका है, और सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अभी अभी में समझा है, अभी अभी में आपने क्या समझा है सर, इस प्रकार से हमने अभी अभी में समझा है आवेश वितरण क्या होता है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रश्न करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, शायद हम 4 क्वेश्चन कर चुके, क्या बढ़िया यार, यदि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, हम देखते हैं कि हाँ हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल सी बात है कि अब इस लेक्चर को क्या करना है, हमें समाप्त करना है, ठीक। हमें ज्ञात है पर आ चुके, मतलब तुम समझ गए हो। अच्छा यहां से भाग मत जाया करो, कई बार हो सकता है कोई बच्चे कहे कि सर ये तो पढ़ लिया, अब हमें ज्ञात है पे क्या चर्चा करना, हटाते नहीं, इंपॉर्टेंट बातें क्या पता यहीं पर कुछ डिस्कशन निकल आए, और यहां पर डिस्कशन निकल गया तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है पढ़ाई करना है, ठीक। समझो, अनेक बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अध्ययन के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, पढ़ चुके। निरंतर आवेश वितरण क्या है, पढ़ चुके। रैखिक आवेश वितरण क्या है, रैखिक आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कुल बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके। कुछ और प्रश्न है जिनके उत्तर अपने को मालूम है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका, ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम्स में अब आप ज्यादातर देखोगे, और सिर्फ एक बोर्ड की नहीं, हर एक बोर्ड की बात करूं, सीबीएसई तक के ले जाऊं, तो बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत इसलिए पढ़ाया कि अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर भी आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो आंकिक प्रश्नों की थोड़ी और अच्छे तरीके से तैयारी करना, और जो ना समझ में आए तो इंस्टेंट ग्रुप पर जाकर पूछ लेना, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। पकड़े गए हो।
बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए पकड़े गए हो कि तुम लगा रहे थे कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये पूरा लगाया, फिर दूसरे के लगाया, फिर दिमाग लगाया और सही तब जाके कुछ आंसर आया, वो भी गलत आया। कितनी गंदी बात है। आओ समझाते हैं। देखो भाई, हमें याद रखना था, देखो ये इस पे कितना बल लगा रहा है, ये इस पे कितना बल लगा रहा है ना, F1 बटे में F2 निकालना था। ठीक, ये प्रश्न था हमारे पास। अब ध्यान से समझना क्या कहानी है, सिंपल सी कहानी है कि यदि ये इस पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा होगा तो ये इस पे कितना लगाएगा सर, 10 न्यूटन। क्यों लगाएगा सर? अरे भाई, न्यूटन जी का नाम सुने थे ना, वही सेब एप्पल वाले, जिसके बारे में तुम अलग अलग कहानियां करते फिरते हो कि काश वो पेड़ गिर गया होता। गलत बात है, वो व्यक्ति नहीं होता तो इतनी फिजिक्स नहीं होती। फिर तुम पढ़ क्या रहे होते? तुम कहते यार सर नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो चीजें बनती भी नहीं, ये लाइट पंखा ये सारी चीजें, वही तो व्यक्ति था। पेड़ नहीं गिरा बेटा, बहुत फायदे की बात है। फिलहाल वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, बोले तो तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यदि ये 10 लगा रहा तो ये भी 10 लगा रहा है, ये 20 लगा रहा तो ये भी 20 लगा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, 10/10 कह लू तो कितना आएगा 1, 20/20 कह लू तब भी कितना आएगा भैया 1, है ना। तो अनुपात कितना आ गया बेटा, 1:1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और चूंकि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो वापस अध्यारोपण के सिद्धांत पर आता हूं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से अदिश योग नहीं सदिश योग करना है। गलत जवाब, गलत हो गया भाई। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, Ne। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आवेश की बात करनी थी, नाभिक में प्रोटॉन कितने थे सर, 7 थे। तो ये हो गया सर 7 गुणित में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। 7 से गुणा कर लो, नहीं आता गुणा करते, डायरेक्ट गुणा कर लो। 7 छिंग 42, हासिल है 4, 7 एकम 7 4 11, 11.1 सॉरी 11.2 गुणित 10 की घात माइनस का 19। इससे एक दशमलव हटा लो, 1.12 गुणित 10 की घात कितना, माइनस का 18, और ये आ जाएगा कूलाम। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगली बार गलती नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बन जाने चाहिए ना। अब तो अपन धीरे धीरे टैलेंटेड होते जा रहे हैं, 12th में आ चुके हैं, 2 लेक्चर का कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे लेक्चर में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से थोड़ा और आगे बढ़ के क्या, निरंतर आवेश वितरण। रॉन्ग आंसर, गलत कर रहे हो बार बार, कैसे कोई गलत कर सकता है भाई। सिंपल सा फॉर्मूला था Q बराबर एन का। Q बराबर एन का मतलब क्या हुआ भाई, Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, मूल आवेश। अब अपन बात करें कि है क्या, तो ये कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण। अब सर Q का मान दे रखा है, सर हमें Q का मान दे रखा था, तो बेटा जब Q का मान दिया है तो लिखो Q का मान 14.4 गुणित 10 की घात माइनस का 19, और E का मान तो हमें याद होना चाहिए 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, चलो तो अपन Q बराबर एन से एन का फॉर्मूला बनाते हैं, Q बटे में E। ठीक है, याद रखेंगे बार बार, ये ईटा नहीं बना रहा हूं, एन है, थोड़ा डिजाइन बना देता हूं। Q की वैल्यू कितनी है सर, यहां पर सॉल्व करते हैं। Q की वैल्यू कितनी है सर, n बराबर 14.4 गुणित 10 की घात माइनस का 19, और यहां पर ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। जो काट सकते हो काट डालो, जिसे मार सकते हो उसे मार डालो, ये हो जाएगा कैंसल। और क्या बचेगा, दशमलव के बाद 4 लिखा, दशमलव के बाद 6 लिखा, अर्थात दशमलव के बाद एक संख्या, और जब दशमलव के बाद एक संख्या तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं 14 की जगह पे डायरेक्ट 144, 1.6 की जगह पे डायरेक्ट 16, और 16 नंबर 144। यकीन नहीं होता, 4 चौके 16 कर लो, 4 तिहाई 12, 2 बच्चा, 4 सिंह 24 को लो। अब बोलो 4 नाम 36, 9 आएगा, और 9 सिर्फ एक जगह पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। 9 कहां दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हमारा आंसर सही है। और यदि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो कि क्या होगा बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की ओर। रॉन्ग आंसर, गलत हो गया है। इस बार कैसे गलत हुआ भाई, आइए देखते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो चीज दी हूं उसको लिख लिया करो। क्या करिया करो, सबसे पहले जो अपने को आवेश दे रखा है Q बराबर 12 माइक्रोकूलम, तो लो भाई 12 माइक्रोकूलम लिख लिया। दूसरी क्या चीज दी है भाई, लंबाई दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है सर, 4 मीटर, तो लो भाई 4 मीटर लिख दिया। अब अपने से पूछा क्या गया सर, हमसे पूछा गया था लेमडा। लेमडा क्या होता है सर, Q बटे में लेंथ होती है, सर हमने भी रखा Q का मान रखा 12,
माइक्रोकूलम और लेंथ रख दी सर 4 मीटर। 4 से काट दिया सर, 4 3 12, तो ये हो गया सर 3 माइक्रोकूलम प्रति मीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर, सिंपल सा आंसर था, बन जाएगा। ठीक है, तो यदि अच्छे मन लगा के पढ़ोगे तो चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, जिस बच्चे ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और पढ़ाइयों पर ध्यान देने चालू कर दिया, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने के मुकाबले में पेजों को पलटाना चालू कर दिया, बोर्ड एग्जाम में उसी के अच्छे नंबर आएंगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारे पास, आयतन आवेश घनत्व। सिंपल सी बात है, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे की ओर।